हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफेंस मैकेनिज़्म, मीनिंग्स एंड टाइप्स। तो इसके पहले वीडियो में हमने डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में बतलाया था। आज थोड़ा रिफ़्रेश करेंगे। और टाइप्स के बारे में जो हमने बताया उसमें दो तरह के थे, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, यानी प्राथमिक तथा गौण। और पिछले वीडियो में हमने प्राथमिक मनोरचनाओं के बारे में बतलाया था डिटेल से। आज सेकेंडरी मैकेनिज़्म के बारे में बतलाएंगे। तो सबसे पहले इसके मीनिंग्स को हम लोग थोड़ा रिफ्रेश कर लें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म्स आर बिहेवियर दैट पीपल यूज टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम अनप्लेजेंट इवेंट्स, एक्शन और थॉट्स। यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा व्यवहार है हमारा जिसके द्वारा हम उन अप्रिय घटनाओं से, एक्शन से, विचारों से अपने आप को दूर कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। The idea of defense mechanism comes from the psychoanalytic theory, a psychological perspective of personality as the interaction between three components, id, ego and super ego। यानी id, ego और super ego के बीच में जो फाइट चलती है, जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिसके द्वारा हमको मेंटल कन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न हो जाता है, जो हमारे पर्सनालिटी को डिस्टर्ब करता है, जो हमारे मानसिक इक्विलिब्रियम, मानसिक बैलेंस को, संतुलन को डिस्टर्ब करता है, तो उसके लिए हम लोग डिफेंस मैकेनिज़्म अपनाते हैं। दीज आर साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज दैट पीपल मे यूज़ टू कोप विथ डिफ़िकल्ट फीलिंग्स, थॉट्स और इवेंट्स। तो जो भी एक तरह का ये मनोवैज्ञानिक स्ट्रैटेजी है, तरीका है, बहुत सारे ऐसे तरीका हैं जिनके द्वारा हम अपने उन डिफ़िकल्ट फीलिंग्स के साथ कोप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को एक सामान्य व्यक्तित्व के रूप में रख सकते हैं। तो डेफिनेशन के रूप में हम ये कहेंगे कि डिफेंस मैकेनिज़म्स आर दोज प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स। यहाँ पर प्रोटेक्टिव वर्ड इसे यूज़ किया गया है क्योंकि ये हमें बचाता है, हमारे मानसिक इक्विलिब्रियम को, मेंटल इक्विलिब्रियम को नॉर्मल रखने में और उसको सही रखने में हमें मदद पहुँचाता है, उस हमको प्रोटेक्ट करता है। और किसके द्वारा वो अप्लाई करता है? ईगो का मदद लेकर वो चाहे तो उन प्रॉब्लम्स को, उन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर देता है, दूर कर देता है, या फिर रिड्यूसेस द टेंशन अराइजिंग। और जो टेंशन उसके चलते, मानसिक जो कन्फ्लिक्ट के चलते, संघर्ष के चलते जो टेंशन उत्पन्न होता है, जो तनाव उत्पन्न होता है, उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो इस तरह से कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से, जो कि ईगो और सुपर ईगो के बीच में होता है, उससे हमें काफ़ी रिलीफ मिल जाती है। तो टाइप्स में हमने पहले बतलाया था कि दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मैकेनिज़्म और सेकेंडरी मैकेनिज़्म। तो प्राथमिक मनोरचना उन रचनाओं को कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से मानसिक संघर्षों का या तो समाधान करती है या फिर उसकी तीव्रता को कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है। और हमें जो जितने भी इन मनोरचनाओं के द्वारा हमारे मानसिक संघर्ष को दूर करने से हमारे तनाव भी कम हो जाते हैं और इस तरह से हमारा मानसिक इक्विलिब्रियम बिल्कुल सही रहता है। और गौण मनोरचना, सेकेंडरी मैकेनिज़्म, उन मैकेनिज़म्स को कहते हैं कि जो मनोरचनाएं से, जैसे कि मानसिक संघर्षों के समाधान में जो प्राथमिक मनोरचनाओं को सहायता देती है, यानी कि इंडिपेंडेंटली नहीं बल्कि ये किसी न किसी तरह के जो हमारे प्रमुख जो मनोरचनाएं हैं, जिसको प्राथमिक मनोरचना हम कहते हैं, उन्हें ये पूरा करने में या उसको मानसिक संघर्षों के दूर करने में ये उन मनोरचनाओं को सहायता प्रदान करती हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे आज के सेकेंडरी मैकेनिज़म्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेकेंडरी मैकेनिज़्म, जैसा कि हमने पहले कहा कि उसे जो प्राथमिक मैकेनिज़म्स होते हैं उसे वो मदद करता है किसी भी तरह से। तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्शन। जो पहला इसका टाइप है वो है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, एक साधारण मनोरचना है जिसका उपयोग प्रायः सभी व्यक्ति करते हैं। और इसका हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे कि साधारणतः हम ये कहते हैं कि आरोपित करना, अर्थात अपनी कमज़ोरियों या दुर्गुणों को दूसरों के ऊपर फेंकना, इसको कहते हैं। जैसे समझ लीजिए कि अगर गलती हमारी है लेकिन हम किसी और के ऊपर फेंक रहे हैं, किसी और को उसका कारण बना रहे हैं, तो इसको कहते हैं। तो ये प्रक्षेपण की जो क्रिया होती है वो चेतन और अचेतन दोनों स्तरों से होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं के दोषों को दूसरे व्यक्ति पर आरोपित करके अपने मानसिक संघर्ष से उत्पन्न तनाव को दूर करता है। इस मनोरचना की परिभाषा देते हुए पेज ने भी कहा है, इन्होंने कहा है कि एट्रीब्यूटिंग टू और ऑब्जर्विंग इन अदर्स वंस ओन इम्पल्स एंड ट्रेट्स इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। अर्थात इसको हम हिंदी में इस तरह समझा सकते हैं कि अपनी प्रवृत्तियों
तथा शील गुणों को दूसरों पर आरोपित करना अथवा दूसरों में देखना प्रक्षेपण कहलाता है। तो प्रक्षेपण की उपयुक्त परिभाषा का विश्लेषण करने पर हम ये स्पष्ट रूप से पाते हैं कि ये दो तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं इसमें। पहला है कि व्यक्ति अपनी विफलताओं यानी कि जो भी फेलियर, असफलता अगर या जो वीकनेस, हमारी जो कमज़ोरियां होती हैं का कारण दूसरों के ऊपर हम लोग आरोपित कर देते हैं, थोपते हैं। और दूसरा ये होता है कि व्यक्ति अपनी घृणित, अनैतिक अथवा अस्वीकार करने योग्य भावनाओं या विचारों को दूसरों में देखता है ना। जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि बाल अपराधी तो जो बचपन में, जो एडोलेसेंस में या चाइल्डहुड में जो लोग अपराध करते हैं उसको कहते हैं बाल अपराधी, जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स के द्वारा अपने अपराध कृत्यों के लिए माता पिता द्वारा प्रेम न मिलने अथवा उपेक्षा किए जाने की शिकायतें रहती हैं। जैसे कि बच्चा ये कहेगा कि हम इसलिए ये गलत काम करते हैं क्योंकि हमें अपने माता पिता से उचित प्रेम सम्मान नहीं मिल पाता है। तो इसके चलते वो लोग अपने इन दुर्व्यवहारों को इस तरह से वो लोग प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये सब होता है। जैसे छोटी उम्र का बच्चा जब खिलौना तोड़ देता है या किसी तरह से कोई उसका कुछ नुकसान होता है तो वो घोड़ा को ही मारेगा, उसको यानी कि इन प्रतिक्रियाओं द्वारा क्या करता है, व्यक्ति अपनी त्रुटियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराकर स्वयं को गिल्ट फीलिंग से उत्पन्न कुंठाओं से मुक्त का अनुभव करता है और इस तरह उसका जो अहंग जो है कुंठित होने से बच जाता है। तो दूसरे प्रकार के प्रक्षेपण में व्यक्ति अपनी जितनी भी निकृष्ट जो हमारी भावनाएं असामाजिक, अनैतिक और घृणित भावों एवं विचारों को देखता है, जो इन विचारों के फलस्वरूप उत्पन्न मानसिक तनाव को कम करने या दूर करने का माध्यम बनता है। तो इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी से घृणा करता है तो वो ये नहीं कहता है कि मैं उससे घृणा करता हूँ, आई हेट हिम या आई डिसलाइक हिम, मैं उसे नापसंद करता हूँ, बल्कि वो उल्टा कहेगा कि वो व्यक्ति हमें डिसलाइक करता है, वो व्यक्ति हमें हेट करता है। तो इस तरह से हम लोग कंक्लूजन के तौर पर ये कह सकते हैं कि प्रक्षेपण की मनोरचना द्वारा व्यक्ति अपने दुर्गुणों को दूसरों में होना बतलाता है अथवा अपनी विफलताओं के लिए दूसरों को जिम्मेवार ठहराता है तथा इस प्रकार के प्रत्यारोपण, दूसरों के ऊपर आरोपण करने से उसके द्वारा व्यक्ति अपने को दोषमुक्त समझकर उसे आत्मसंतोष यानी कि हम कह सकते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन एवं शांति का अनुभव करता है और उसकी अहंग की सुरक्षा भी हो जाती है। इस तरह से ये प्रोजेक्शन एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन यानी कि आत्मीकरण का द्वारा व्यक्ति दूसरों के गुणों के अनुरूप अपने को बनाता है। जैसे कि किसी दूसरे व्यक्ति की व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं, अगर कोई ऐसा पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स कोई ऐसा है जो बहुत अच्छा होता है तो उसको वो उस अपनाने की प्रक्रिया को वो आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। जैसे ब्राउन ने कहा है कि आत्मीकरण वह मनोरचना है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अहंग या सेल्फ को, स्वयं को दूसरों के व्यक्तित्व के सांचे में ढालने का चेष्टा करता है और यह विश्वास करता है कि उसमें किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुण हैं। तो ये एक तरह से हम दूसरों में अपने क्वालिटीज़ को देखते हैं। आत्मीकरण के फलस्वरूप व्यक्ति बहुत बड़े, जैसे कि चाहे तो कोई फिल्म स्टार का रोल प्ले करता है या शिक्षक का या जिसको भी वो अपना आइडल समझता है, वो उसका बोलचाल, रहन सहन, उनका व्यवहार शैली, बिहेवियरल स्टाइल जो होता है इत्यादि का वो इमिटेशन करता है यानी अनुकरण करता है। और यह अनुकरण जो होता है अचेतन रूप से होता है, अनकॉन्शियस होता है तथा व्यक्ति इसके लिए आइडेंटिफाई करता है इसके साथ और उसकी व्यवहार संबंधी विशेषताओं को अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेता है। तो आत्मीकरण दूसरों के साथ इमिटेशन करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं और यह अनुकरण चेतन ही रूप से यानी कॉन्शियसली ही होता है। परंतु क्या होता है कि अचेतन रूप यानी कि अनकॉन्शियसली अगर अनुकरण द्वारा आत्मीकरण करने और चेतन रूप से अनुकरण करने की दोनों प्रक्रिया में अंतर होता है। अचेतन भी होता है अनुकरण करना और अचेतन भी होता है। तो चेतन रूप से किसी के व्यवहारों का अनुकरण करना जानबूझ कर किया जाता है
और जिसके व्यवहार में बनावटीपन मालूम पड़ता है, परंतु अचेतन रूप से जो हम आत्मीकरण करते हैं उस क्रम में व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्तित्व को अपना प्रतिमान या नमूना, अर्थात जैसे हम बोलते हैं ना कि वो मेरा रोल मॉडल है, उसको हम अपना आदर्श मानते हैं, तो वो मान लेता है तथा अपने को उसके जैसा या बनने की कोशिश करता है या बनाने की कोशिश करता है। ऐसे करने से व्यक्ति अपनी इनकैपेसिटीज़ या जो उनमें अयोग्यताएं हैं या वीकनेसेस हैं, कमज़ोरी है आदि को छुपाने में सफल हो जाता है और दूसरों के गुणों की नकल या अनुकरण करने के फलस्वरूप वह अपने गुणों से संपन्न समझकर उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन का अनुभव होता है। तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म है और इसके द्वारा व्यक्ति अपने को दूसरों के व्यक्तित्व के साँचे में अनुकरण द्वारा ढालने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इसको कहते हैं अंतःक्षेपण। अंतःक्षेपण क्या होता है? ये एक प्रोजेक्शन की क्रिया के विपरीत है। जैसे प्रोजेक्टिव हमने बतलाया प्रोजेक्शन, उसके ठीक ऑपोजिट दूसरा है इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन में क्या होता है कि व्यक्ति दूसरों के गुणों को अपने में देखता है, जबकि प्रक्षेपण में अपने अवगुणों को दूसरों में देखता है। तो मिलर की एक बहुत अच्छी परिभाषा है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति द्वारा अपने वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में एकाकार करने या शामिल करने की प्रवृत्ति को अंतःक्षेपण कहते हैं। तो ये क्या है? अंतःक्षेपण की मनोरचना द्वारा व्यक्ति अपने मन में निराशाजनक भावों, मानसिक संघर्ष एवं फ्रस्ट्रेशन की भावनाओं से उत्पन्न तनाव को दूर करता है। इसलिए यह व्यक्तित्व की रक्षा का एक उपाय है। प्रायः व्यक्ति अपने में जिन गुणों की कमी पाता है या फिर हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व योग्यताओं का जिनका अभाव उनके अंदर होता है, अपने संपर्क के जिन लोगों में वह वही गुण पाता है अगर, तो वह अपने व्यक्तित्व का एक अंग बना लेता है। तो फ्रायड ने बहुत अच्छा ये कहा है कि सिजोफ्रेनिया के रोगियों में इस मनोरचना का महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने बतलाया। जैसे कि सिजोफ्रेनिया के रोगी किसी दूसरे के गुणों को अपने व्यक्तित्व का अंग समझने लगते हैं, इसलिए वह कभी अपने को महान नेता समझते हैं, कभी बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझते हैं या फिलॉसफर समझते हैं या ईश्वर का दूत समझने लगते हैं कि ईश्वर ने हमें भेजा है। यह प्रक्रिया अचेतन मन से होती है, अचेतन रूप से होती है, इसलिए व्यक्ति इसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ होता है। उस व्यक्ति को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं विस्थापन, हिंदी में कहते हैं। तो विस्थापन की मनोरचना द्वारा ईगो अपनी सुरक्षा करता है। इसमें व्यक्ति के अचेतन मन में वास करता हुआ जो भी इमोशंस है किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से हटकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबद्ध हो जाता है। जैसे ब्राउन ने कहा कि विस्थापन का अर्थ किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर संवेगों का स्थानांतरण है, यानी कि ये ट्रांसफ़र ऑफ इमोशंस हम कह सकते हैं इसको। व्यक्ति अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट के क्रम में अनेक प्रकार की संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं बहुत सारी होती हैं, इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, उसका अनुभव करता है, लेकिन वह सभी प्रकार के संवेगों का प्रकाशन नहीं कर पाता, क्योंकि वातावरण की सीमाओं, एनवायरमेंटल लिमिटेशन जैसे हम कहते हैं, ईगो का सुपर ईगो का दबाव, ये उनके इच्छा पूर्ति में रोक लगा देती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है और उसका अहम जो होता है, ईगो जो होता है, इस संघर्ष के तनाव से बचाने हेतु अपनी संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं जैसे भी जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं को संबंधित व्यक्ति या वस्तु से हटाकर किसी दूसरे तटस्थ व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के ऊपर या वस्तु पर प्रकट करता है। इस प्रकार वो अपने तनाव को दूर करता है। जैसे समझ लीजिए कि अगर कोई संतानहीन माँ है तो वो दूसरे के बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार देती है, तो उससे क्या होता है कि उसके अतृप्त मातृत्व प्रेम जो होता है, अनसेटिस्फाइड मैटरनल लव, उससे उसका विस्थापन होता है और उसे मानसिक संतोष का अनुभव होता है। जैसे समझ लीजिए कि अगर कोई अधिकारी से, कोई व्यक्ति कार्यालय में काम कर रहा है और किसी उसके अधिकारी ने उसे डांटा है, कुछ किया, तो उसके प्रति जो क्रोध होगा वो घर आने पर अपना क्रोध अपने बीवी, बच्चों या अन्य सामानों पर वो विस्थापित कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब है ट्रांसफेरेंस, यानी कि स्थानांतरण। तो स्थानांतरण का अर्थ प्रेम या घृणा के भाव को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर केंद्रित करने से है।
इससे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और ट्रांसफरेंस दोनों का स्वरूप एक ही जैसा लगता है प्रतीत, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसमें भी इमोशंस का विस्थापन करते हैं, और स्थानांतरण यानी ट्रांसफरेंस, इसको भी हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने इमोशंस को। लेकिन इसमें छोटा सा एक अंतर है, वो क्या है कि विस्थापन की प्रक्रिया में संवेगों का प्रकाशन किसी व्यक्ति या वस्तु पर स्थानांतरित होगा या ज्ञात नहीं रहता, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती। जबकि स्थानांतरण की प्रक्रिया में जिस व्यक्ति या वस्तु पर भावों का स्थानांतरण होता है उसका ज्ञान रहता है। तो स्थानांतरण की क्रिया कभी कभी स्वयं पर भी होती है, लेकिन विस्थापन सदा दूसरों पर किया जाता है। तो ब्राउन ने भी कहा है कि स्थानांतरण का अर्थ उस मनोरचना से है जिसमें प्रेम की भावना, अर्थात जो कामुक जो कम्प्लेक्सेस होते हैं जिस व्यक्ति का या वस्तु से संबंधित होती है, उससे हटकर किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति पर स्थानांतरित हो जाती है। तो स्थानांतरण द्वारा व्यक्ति अपने अचेतन में दमित प्रेम और घृणा, जिसको हम कहते हैं रिप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ लव एंड हेट्रेड, के भावों को वातावरण के किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंधित कर प्रकट करता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफरेंस होता है, वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव तथा नेगेटिव। पॉजिटिव या घनात्मक स्थानांतरण में व्यक्ति अचेतन में दमित प्रेम के भावों को दूसरे वस्तु या व्यक्ति पर प्रकट करता है, जबकि नकारात्मक में यानी नेगेटिव ट्रांसफरेंस में क्या होता है कि व्यक्ति घृणा या नफरत के भाव को प्रकट करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दो प्रकार से स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है कंपेंसेशन यानी क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति क्या होता है? क्षतिपूर्ति भी अहंग सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण मनोरचना है, वो भी हमारे ईगो डिफेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अनेक लोग किसी वास्तविक अथवा काल्पनिक, कभी भी रियल या फिर हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, अयोग्यताओं की या भावनाओं की क्षतिपूर्ति विभिन्न क्रियाओं द्वारा करने का प्रयास करते हैं। इसको हम कहते हैं कंपेंसेटरी रिएक्शंस। तो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दोनों ही प्रकार से हो सकती है। ये अनुचित भी हो सकती है, उचित भी हो सकती है। तो व्यक्ति जिस क्षेत्र में असफल होता है या असफल होने के बाद क्या होता है कि उसमें हीनता की भावना या हम कह सकते हैं कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से वो ग्रस्त हो जाता है और उसी क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास कर सफल होने का या उसमें श्रेष्ठ होने या प्राप्त श्रेष्ठता पाने का वो प्रयास करता है। और यहाँ प्रत्यक्ष, जिसको कहते हैं डायरेक्ट कंपेंसेटरी बिहेवियर का उदाहरण मिलता है। जैसे कि शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति कोई होता है तो बहुत ज़्यादा व्यायाम करेगा और स्वास्थ्यवर्धक पोषण न्यूट्रिशनल डाइट्स लेगा और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाने का प्रयत्न करता है। या समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बहुत कमज़ोर है पढ़ने में, जो विद्यार्थी बहुत कमज़ोर है, वो कड़ी मेहनत करेगा और चाहेगा कि अच्छे अंकों से वो पास कर सके। तो इसको डायरेक्ट कंपेंसेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट कंपेंसेशन किसको कहते हैं? उसमें क्या है कि व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में विफल होने पर दूसरे क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करने की कोशिश करता है। यानी अगर वो पढ़ने में अगर कमज़ोर है तो किसी ऐसे खेल में या म्यूज़िक में या किसी अन्य स्किल डेवलपमेंट करके वो अन्य चीज़ों में अपनी हीनता, वो विफलताओं जिसमें वो विफल हो रहा है, उसकी हीनता की भावना पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है। और वह यदि वो पढ़ाई में कमज़ोर है तो अच्छा खिलाड़ी बन जाता है या किसी अच्छा आर्टिस्ट बन जाता है। तो इस तरह से या अप्रत्यक्ष रूप से वो अपने पढ़ाई के क्षेत्र की हीनता की भावना को अन्य माध्यम से, खेल या संगीत या किसी भी की रुचियों द्वारा क्षतिपूर्ति करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंपेंसेटरी बिहेवियर जो होता है उसके द्वारा भी काफ़ी हद तक हमारे मानसिक संघर्षों का निवारण हो सकता है। और अंत में है एक्टिंग आउट। एक्टिंग आउट का मतलब होता है प्रतिक्रियात्मक विस्फोट। यानी कि प्रतिक्रियात्मक विस्फोट भी एक ऐसी मनोरचना है जिसका उपयोग किसी इच्छा की पूर्ति में होने वाले बाधाओं, जो ऑब्स्टिकल होते हैं, से उत्पन्न चिंता एवं तनाव को दूर करना या फिर कम करने के लिए किया जाता है। तो इस मनोरचना द्वारा व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को प्रकट करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है और अवसर मिलते ही उसे प्रकट करता है।
जैसे हम ये कह सकते हैं उदाहरण के रूप में कि जब कोई व्यक्ति किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा किसी तरह से के भेदभाव या पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अनुभव वो व्यक्ति कर रहा है कि कोई व्यक्ति हमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार है उस व्यक्ति का, या फिर वो हमसे भेदभाव कर रहा है, तो इसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार व्यक्ति पर वह हिंसात्मक आक्रमण कर बैठता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से क्रोध की भावना प्रकट करने से उसे मानसिक संतोष या आत्मसंतुष्टि का ऐसा वो फील करता है। जैसे कि तोड़ फोड़ करना, आगजनी करना, कुछ किसी चीज़ को डैमेज करना, तोड़ फोड़ करना, तो इस तरह से जो फ्रस्ट्रेशंस को और अपने हेट्रेड को, अपनी नफ़रत को वो दूर करने का कोशिश करता है। तो इन प्रतिक्रियाओं द्वारा व्यक्ति अपने निराशाओं के लिए जिसे जिम्मेवार समझता है, जिसके द्वारा उसे ये फीलिंग्स, ऐसे फीलिंग्स मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, उसके प्रति अपने संवेगों को व्यक्त कर अपने संवेगात्मक तनाव या इमोशनल टेंशन को दूर कर लेता है और इस प्रकार अपनी मानसिक संतुलन को भी वो बनाए रखता है। तो इस तरह से वो अपने उन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने में सफल हो जाता है। तो ऊपर जितने भी गौण मनोरचनाओं के बारे में हमने कहा, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऐसे मनोरचनाएँ हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं या उसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फैंटेसी, कल्पना में रहना, नेगेटिव जैसे कि दिवा स्वप्न देखना, डे ड्रीमिंग करना, तो विड्रॉल करना, किसी चीज़ से दूर भागना, तो ये एस्केपिस्ट बनना, एस्केप करना किसी चीज़ों से। तो इन सभी मनोरचनाओं का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है कि मानसिक संघर्षों के समाधान तथा उससे उत्पन्न जो भी तनाव होता है उसे दूर करना या फिर कम करना होता है, जिससे व्यक्तित्व का संतुलन भी बना रहे। और उन मनोरचनाओं का वर्णन करना यहाँ आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि ये हम डे टू डे लाइफ में छोटे मोटे तरीके से करते हैं, लेकिन सबका कारण यही होता है कि मानसिक संघर्ष, और सबका लक्ष्य यही होता है कि अपने व्यक्तित्व का संतुलन बनाए रखें और मेंटल इक्विलिब्रियम को बनाए रखें। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। किसी तरह का प्रश्न होगा तो निश्चित आपसे क्वेश्चन बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।